नमस्कार। आप सभी जानते हैं बच्चों को वैक्सीन के टीके लगेंगे। अपने बच्चों को वैक्सीन लगाने से पहले इस वीडियो को अवश्य देख लें और जनहित के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। लेके क्योंकि अभी लोग ने 15 से 18 के लिए अप्रूव किया है और अभी बूस्टर डोजेस के लिए बात कर रहे हैं। तो आपने और दीपाली मैम ने बैठ के एक लेटर प्रिपेयर किया है स्कूल्स में और कंसर्न अथॉरिटीज को देने के लिए, तो उसके बारे में भी थोड़ा लोगों को बता यस दीजिए। यस। हाँ, इसका क्रेडिट आप सब लोगों को हो जाता है, क्योंकि उसमें आवेकर इंडिया मूवमेंट जिस मतलब चिंता से दिन रात काम कर रहा है, उसमें निशा जी है, डॉक्टर माया वालेचा है, या ऐसे जो डॉक्टर फॉर ट्रूथ है, इनका जो पुराना लेटर था, ये सब का डेटा लेकर उसको लीगैलिटी में बैठा कर फिर हमने बनाया। और ये बहुत पीछे पड़े थे हमारे अंबर जी, योहान जी क्यों बच्चों का। और मतलब टेंशन तो सभी को था यार। देखिए कैसा है, हमको प्रॉब्लम नहीं है, हम हैंडल कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे चीज़ों को। लेकिन जो कॉमन मैन है ना, जो हमारे भाई बहन है, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, बस ये देश का भविष्य है। तो ये भविष्य को बचाने की जिम्मेदारी हमारी, जितना हो सकता उतना हमने सबने करना चाहिए। तो इस पे हमने अब क्या हो रहा था, साथ में इनके रोज कुछ न कुछ नए निकलते हैं, हमको इधर हाई कोर्ट ये वो सब करते हुए फिर भी हमने सब बहुत प्रायोरिटी में इसको किया। तो उसका मैं आपको लीगैलिटी बताता हूँ। देखिए, इसमें भी उनका ऐसा जो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का जो बिज़नेस चल रहा है, वैक्सीन माफिया के कहने पे सरकारी अधिकारी और मिनिस्टर का, इनका मिलीभगत, इसको नेक्सस बोलते जो। क्या चल रहा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा कि वैक्सीन को मंजूरी दी जाती है बच्चों के लिए। तो ये कुछ चोर कंपनी ने क्या निकाला उसका, वैक्सीन देना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा बच्चों, वो ऐसा कहीं लिखा है। उसके उल्टा यूनियन ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट पे सुप्रीम कोर्ट के सामने, बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने बार बार रिपीट किया आरटीआई के जवाब में लोकसभा में, वैक्सीन पूर्णतः स्वैच्छिक है, ऐच्छिक है। किस पे, इस आधार पे किसी पे कोई भी बंधन नहीं कर सकते, कोई भी मैंडेट नहीं ला सकते, उसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं कर सकते। देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सब ऑलरेडी क्लियर है। लेकिन फिर भी कुछ लोग, उनका वही चालू है कि आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे को एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, नहीं तो बच्चों को ऐसा नहीं करने देंगे। तो ये सब लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान ले, चाहे वो स्कूल का प्रिंसिपल हो, चाहे स्कूल का टीचर हो, चाहे स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे उस एजुकेशन डिपार्टमेंट का उस डिस्ट्रिक्ट का कोई हेड हो, चाहे कॉरपोरेशन का कोई अधिकारी हो, मेडिकल ऑफिसर हो, चाहे उस स्टेट का हेल्थ मिनिस्टर हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे इस देश का हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे देश का प्राइम मिनिस्टर हो, जिस किसी भी व्यक्ति ने बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को इस बात के लिए मजबूर किया कि वो ये दवाई ले, तो ये पहला ऑफेंस हो गया क्योंकि वह व्यक्ति इस देश के लॉ के खिलाफ काम कर रहा है। किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता, उसको क्या मेडिसिन लेना है क्या नहीं लेना, हर एक का अधिकार है। एक चीज। दूसरी चीज, अगर उसके कहने पे उसने वैक्सीन लिया, देखिए डायरेक्टली भी प्रेशर नहीं ला सकते, इनडायरेक्टली भी नहीं ला सकते। अगर वो कह रहे हैं कि आपको एग्जाम देना है तो एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। इसके लिए कंसर्न ऑल, चाहे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हो या एनीथिंग हो, कोई भी अधिकारी हो, प्रिंसिपल हो, जो भी हो, वो सब लोग अक्यूज रहेंगे। कौन से सेक्शन के, आईपीसी 166 हो गया। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 51 सबसेक्शन बी और सेक्शन 55, उसमें उस ऑफिस का हर अधिकारी आरोपी रहेगा। 120 बी में भी आरोपी रहेगा। ये फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकंड स्टेज, अगर लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट हुआ, जान गई, तो सारे लोग आरोपी रहेंगे आईपीसी 302, 120 बी, 109, 34 ऑल सेक्शन के। अगर कुछ जो इसके वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स है, कोई आंखें अंधी हो जा रही, कोई बहरा हो जा रहा है, किसकी आवाज़ चली गई, किसके ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, किसके हार्ट इन्फ्लेमेशन हो रहा है,
ये जो जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उस सब का जो भी ऑफेंस बनता है, चाहे 304A होता हो या उसमें 323 336 इसका अबेटमेंट, 511 का प्रिपरेशन ऑफ द क्राइम, या फिर 115 प्रिपरेशन ऑफ द क्राइम टू मर्डर द चिल्ड्रन, ये सारे ऑफेंस में आप लोकल एडवोकेट से कंसल्ट कर लेना। इसमें उनका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी होगा और उनको कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा। ये गलत फहमी में लोकल प्रिंसिपल ने और अधिकारी ने नहीं रहने का कि हमको तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला था। प्राइम मिनिस्टर ने तो बोला ही नहीं है, उनका नाम बदनाम मत कीजिए आप। आपके लोकल के कोई भी मिनिस्टर ने या लोकल के कोई भी अधिकारी ने बोला है ना, वो सब जेल में जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मेघालय हाईकोर्ट के जजमेंट के वर्ड बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना। आइदर बाय डिसिप्शन और बाय फोर्स, या तो धोखे से या तो दबाव में आपको वैक्सीन दी गई है या वैक्सीन लेने पे मजबूर किया गया है, देन इट इज ए सिविल एंड क्रिमिनल रॉन्ग। मतलब ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है और सिविल रॉन्ग मतलब कॉम्पेंसेशन भी मिलने का हकदार है व्यक्ति, और आरोपी ये वैक्सीन कॉम्पेंसेशन देने के लिए बाध्य है। तो वो ऊपर के मिनिस्टर वो बाद में रह गए, लेकिन जो जो डायरेक्ट आपके कांटेक्ट में कंसर्न डॉक्टर हो गए, कंसर्न आशा वर्कर हो गए, ये सब आरोपी रह गए और उनके पास में कोई डिफेंस नहीं है, क्योंकि इतने तो गवर्नमेंट के ऑर्डर भी है। और उसके अलावा सेक्शन 52 ऑफ आईपीसी कहता है नथिंग कैन बी सेड टू बी डन इन गुड फेथ इफ इट इज नॉट डन विद ड्यू केयर एंड कॉशन। मतलब कोई भी काम अगर कोई अधिकारी के हाथ से गलत हो गया और उसमें किसी का नुकसान हो गया, तो पहले उस अधिकारी को यह प्रूव करना है कि ये काम करने से पहले मैंने पूरा प्रिकॉशन लिया था, मैंने इसका पूरा स्टडी किया था कि मेरे अधिकार में आता है नहीं आता है, इससे किसी की जान खतरे में जा सकती है नहीं जा सकती है। तो जब तक ये ड्यू केयर एंड कॉशन नहीं लिया, तब तक उस आदमी ने गुड फेथ में काम किया, ये होता ही नहीं है। और उसमें तो और भी कई लीगैलिटी लोग बच नहीं सकते। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी चीज कि मतलब ये जो कह रहे हैं कि एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, जो भी है, आप सब लोग एक बात ख्याल में रखिए, सेक्शन 78 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये 78 सेक्शन का सब सेक्शन 3 है। ये क्या कहता है, आप ऐसे कोई भी सर्कुलर निकाल के किसी के अधिकारों पे आप फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते। आपको उसके लिए कोई भी नियम को सदन में रख के मतलब स्टेट असेंबली हो या लोकसभा हो, उसमें पास करके लॉ बनाना पड़ेगा। उसके बगैर आप किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। विदिन 1 मंथ, राइट? विद इन 1 मंथ, हाँ, वो भी 1 मंथ के अंदर। उसके बाद में अभी आप एक कॉमन सेंस से सोचिए। देखिए भाई, आपको ऊपर से आदेश आ गया, एखादे करप्ट भ्रष्ट, और या तो भ्रष्ट या तो उसको नॉलेज नहीं है, जो भी है, भ्रष्ट रहने के चांस ज़्यादा, नॉलेज नहीं रहा तो पॉसिबल नहीं कि डॉक्टर बन जाए और मिनिस्टर बन जाए, लेकिन है कुछ कुछ बेवकूफ़ डॉक्टर भी देखे हैं मैंने। बट ठीक है, उसने एक सर्कुलर निकाला और आपको बोल दिया कि नहीं नहीं आप दो उनको, नहीं तो बैठने मत दो एग्जाम में। वो आदेश मानना आपको बंधनकारक नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। क्यों? क्योंकि कोई भी नीचे के प्रिंसिपल हो, कोई भी अधिकारी हो, दे हैव टू फॉलो ओनली लॉफुल ऑर्डर्स ऑफ देयर सीनियर। हमारे नोटिस में सब लिखा है, पूरा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है विद केस लॉ एवरीथिंग। आप वो डॉक्यूमेंट ले जाके दिखा देना हर पेरेंट्स जिसको अपने बच्चे की चिंता है, हर वो व्यक्ति जिसको समाज के सारे बच्चों की चिंता है, वो हर आदमी वो डॉक्यूमेंट ले। पूरे एम के हमारे पूरे वॉलंटियर्स, सारे एक्टिविस्ट, सब लोग ये यूज करें। उसमें पूरा डिटेल दिया गया है कि कोई भी अधिकारी को सिर्फ लॉफुल ऑर्डर पास करना है। कल चल के ऊपर का अधिकारी बोलेगा मुझे 8 लड़कियों की बलि चढ़ाने की है, तो क्या ये आशा वर्कर और ये जाके लड़कियां पकड़ के लाके क्या उनके गर्दन काट के बलि चढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं, उनको ऐसे आदेश फॉलो ही नहीं करना है। तो ये एक इसका वन पार्ट हो गया। दूसरी, आप एक सोचिए, इस देश के, दुनिया के जो टॉप के ऑनेस्ट और ब्रिलियंट एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर संजीव राय एम्स के, डॉक्टर अरविंद कुशवाहा एम्स नागपुर के, बाद में आप डॉक्टर जयप्रकाश मुलियल जी है एनटीएजीआई के, इन सभी लोगों ने कहा है
कि बच्चों को वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। उसके 2 रीजन दिए उन्होंने। पहली चीज कि बच्चों को कोई धोखा ही नहीं है। दूसरी चीज, बच्चों को जो वैक्सीन दी जा रही है वो वैक्सीन तो अभी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में दी गई है। अब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जो है वो किस लिए दिया गया है? क्योंकि एक्चुअली वैक्सीन बनने में 8 से 10 साल का समय लगता है। उसके कई साइड इफेक्ट चेक करने पड़ते हैं। अभी हमको कैसा फंसाया इन्होंने? पहले कहा कि टीका पूर्णतः सुरक्षित है। रणदीप गुलेरिया, सौम्या स्वामीनाथन ये आके इन्होंने सब यूट्यूब पे चैनल पे बोलना चालू किया, सब लोगों को बेवकूफ बनाया। इन्होंने बोला टीका पूर्णतः सुरक्षित है, सब लीजिए। तो इनके खुद के ही डॉक्टर जिन्होंने टीका लिया था उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट से मरे। और उस समय हमारी जो एक क्लाइंट है डॉक्टर स्नेहल लुनावत, उनका ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो गया। ईमेल किया, सारे डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो ये बोलते हैं कोविशील्ड के या सीरम इंस्टीट्यूट वाले अदर पूना वाला, हमारे वैक्सीन से ये साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। बाद में इंक्वायरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एईएफआई कमेटी ने सर्टिफिकेट दिया कि कोविशील्ड के इस साइड इफेक्ट से ही डेथ हुई है ये। और 18 यूरोपियन कंट्री ने कोविशील्ड को बैन किया है। तो ये जो आज कह रहे हैं कि बच्चों के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, तो एक बार तो तुम्हारा फ्लॉप हो गया है पूरा, तुम्हारा झूठ तो सामने आ गया है। उसके बाद में भी इस तरह का मार्केटिंग करके तो आप बच्चों की जान धोखे में डाल रहे हो। तो ऐसा मान के चलिए, जितने मेरे भाई लोग हैं, भाई बहन जो भी है, आप एक गौर कीजिए कि आपका कोई भी बच्चा है और उसको आपने आज वैक्सीन दे दी इनके बात पे भरोसा करके, और कल उसके जान का कुछ कम ज्यादा हो गया, क्या कर लोगे आप? तो और वर्स्ट कम जो साइड इफेक्ट्स है, जैसा मायोकार्डाइटिस बच्चों में ज़्यादा है, कि जैसा उनके हार्ट इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है, या फिर किसी को ब्लड क्लॉटिंग, कोई किसी को पैरालिसिस हुआ है। इसके पहले भी यही बिल गेट ने, जो अभी सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड का पार्टनर है, उसका भी बता दो, इसका नोटिस आया ना अभी पीएमओ का। हाँ यस, तो यही बिल गेट ने एक सजेशन दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बोला पोलियो का आप डोज बोले बढ़ा दो थोड़ा सा। ये इंडिया के सारे जो डोमेन एक्सपर्ट वगैरह डॉक्टर, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के करप्ट जो मिनिस्टर थे, उनके नज़र में बेवकूफ थे। सिर्फ बिल गेट, जिसने कोई डिग्री नहीं लिया डॉक्टर की, वो होशियार था, क्योंकि कमीशन उतना मिल रहा था, तो उसका सजेशन मान लिया भारत सरकार ने। मान के बोला चलो पोलियो के डोज बढ़ा दो, मतलब एक बच्चे को 5 साल में 50 डोज देने के। पोलियो होता क्या है? एटीन्यूएटेड वायरस होता है ना, वो डालने का बॉडी में। अब उससे हुआ क्या? उससे ये हुआ कि 4,50,000 से ज्यादा बच्चों को नया पैरालिसिस हो गया, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, और कई लोगों की जान गई। उसके रिकॉर्ड इन्होंने क्या रखे क्या नहीं, इनको ही मालूम। उसके बाद में इस आदमी पे एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए, उस मिनिस्टर पे एक्शन होना चाहिए, वो तो बाजू में रहा। प्यार से बोले बिल गेट साहब, अभी का आपका प्रोग्राम थोड़ा सा रोक दो, बाद में देखेंगे। अभी क्या है, कम बच्चे मर गए, आगे देखेंगे कैसा। अभी पब्लिक गुस्सा हो रही है, बाद में और एक ट्रायल कर लेंगे और बच्चे मार देंगे। फिर लिया नया एचपीवी वैक्सीन का, वही बिल गेट के स्पॉन्सर्ड, बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन से स्पॉन्सर्ड एचपीवी वैक्सीन का ट्रायल, उसमें 8 लड़कियों का मर्डर कर दिया। उसके ऊपर फिर पब्लिक खौली, तो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी। पार्लियामेंट्री कमेटी ने 72 रिपोर्ट में कह दिया कि ये वैक्सीन का जो मर्डर है, भारत सरकार के आईसीएमआर के चोर अधिकारी, डीजीएचएस वगैरह जो भी उस समय के जो आरोपी अधिकारी, उनका फाइंडिंग दिया, और उसके आधार में बोला कि इन पे एफआईआर रजिस्टर करो और इनके ऊपर सीबीआई के थ्रू प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करो, प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के थ्रू। उस रिपोर्ट को आपने सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ, मतलब 5 जज की संविधान पीठ बैठी थी, उन्होंने उसकी एविडेंटरी वैल्यू अपील किया कि बोला हाँ, इसको प्राइमा फेसी एविडेंस कंसिडर कर सकते हैं, इसके बेस पे आके प्रोसीड कर सकते हैं। ऐसा ऑर्डर आया 2018 में कल्पना मेहता की मैटर में। ये सब प्रूफ के आधार पे ह्यूमन राइट सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल है, मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के महासचिव मुरसलीन शेख, इन्होंने फाइल किया कंप्लेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कि वो 2013 का रिपोर्ट है, अभी तक एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं हुआ? बिल गेट और ये सब डॉक्टर फौजी, रणदीप गुलेरिया वगैरह सबकी लिस्ट दिया, इनका सबका नार्को टेस्ट कराओ, क्योंकि इनका कनेक्शन ये आज जो हो रहा है कोविड में, इनमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट है, वो पूरे प्रूफ दिए। तो उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
26 दिसंबर को 29 दिसंबर 2021 को ऑर्डर किया और कहा कि हेल्थ मिनिस्ट्री इसके ऊपर पूरा इंक्वायरी करके एक्शन ले। वो लेटर का एक लिंक डाल देंगे, उसका ब्लॉग भी पब्लिश हुआ है। तो वो जो है उसमें तो ये पूरा कोरोना का सेकंड वेव कैसा लाया और ये सब असिम्प्टोमेटिक आरटीपीसीआर टेस्ट का फ्रॉड। बाद में जैसे ही बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा जी ने कंप्लेंट दिया कि ये टूल किट के आधार पे सेकंड वेव लाई जा रही है, 3 साल पुराने गंगा के किनारे की लाशें दिखाकर ये दिखाया जा रहा है कि वोट डेथ हुई है, वोट डेथ हुई है, ऑक्सीजन की कमी है। और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, इन्होंने जब झूठा बोला, सुप्रीम कोर्ट के कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो डिमांड मांगा किया था दिल्ली में जो ऑक्सीजन की कमी है, वो डिमांड झूठी थी, बढ़ा चढ़ा के बताई थी। तो ये सब जो माहौल था कि लोगों में डर का माहौल क्रिएट किया जाए, तो इन सबको आरोपी बनाया गया और उसमें इनकी सबकी नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट मांगी गई है। तो वो आप सब ये देख लीजिए और आप निर्णय लीजिए। देखिए, हम लोग बता सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, पानी तो पीना घोड़े को ही पड़ेगा और निर्णय आपको लेना है क्योंकि बच्चे हैं आपके, डिसीजन आपको लेना है। अब हम हमारे लेवल पे इतना जितना हो सकता है उतना हम करेंगे, बाकी मर्जी है आपकी क्योंकि ज़िंदगी है आपकी। थैंक यू सो मच सर। बस एक लास्ट चीज़, अभी हम देख रहे हैं कि 2 साल के बाद फिर से अभी थर्ड राउंड चालू होने वाला है लॉकडाउन्स का, और ये लोग हमें डरा रहे हैं कि केसेस इतने बढ़ रहे हैं। तो अभी 2 साल पहले तो मुझे आश्चर्य होता है कि 2 साल के बाद भी लोगों को समझ नहीं आया कि इन लोग ने स्वस्थ लोगों को मतलब ऐसे बीमार को दोषी कर दिया है एक फॉल्टी टेस्ट के बेसिस पे। तो ऑफ कोर्स आपको जानने की ज़रूरत है अभी भी। अगर आपको पता नहीं है तो ये अपने दिमाग में डाल दो कि एक स्वस्थ आदमी जिसको लक्षण नहीं है वो वायरस ट्रांसमिट नहीं कर सकता। और जैसे कि हम देख रहे हैं अभी सारे जो केसेस इंक्रीज किए जा रहे हैं सडनली, उनमें से 90% एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब उनको कोई लक्षण नहीं है। और अगर जो लोग को लक्षण भी है वो काफ़ी माइल्ड लक्षण है और वो टेस्ट में भी काफ़ी सारा गड़बड़ है, इस पे हमने पहले भी वीडियोस किए है। तो सर आपने लास्ट वीडियो बताया था, एक मतलब अच्छा वीडियो किया था जहाँ पे आप सिविल डिसोबीडियंस करने की बात कर रहे थे मास्क फाइन्स के ऊपर, कि लोगों को मास्क का फाइन नहीं देना चाहिए और उसका क्या लीगल बेसिस है, उसको कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं लीगली। तो अभी काफ़ी लोगों के मन में ऑफ कोर्स ये ख्याल है कि हमें थर्ड लॉकडाउन और थर्ड वेव रोकने की जितना भी हम कर सकते हैं करना चाहिए। तो एक बात है कि आपने पहले डॉक्यूमेंट दिया था कि कंपनसेशन का, लॉकडाउन कंपनसेशन का, तो वो मैं कहूँगा कि हमारा पहला सोल्यूशन है अगर हमें तीसरा लॉकडाउन रोकना है, जो हमें बिल्कुल रोकना है। बिकॉज अगर ये लोग फिर से तीसरा लॉकडाउन लाएंगे तो बहुत ही मतलब अर्थव्यवस्था चौपट होने वाली है। काफ़ी सारे लोग फिर से एकदम बुरी हालत में 3-4 महीने काटेंगे लॉकडाउन के अंदर और काफ़ी सारे बिजनेस बर्बाद हो गए और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगी फिर से, जो हमें नहीं चाहिए। तो लोगों को जल्द से जल्द कंपनसेशन फाइल करना शुरू करना चाहिए। उसका फॉर्मेट भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उस पर हमने पहले भी वीडियो किया है, वो ऑलरेडी तैयार है। काफ़ी हमारे साइड से गए भी है गाँव में, शहरों में लॉकडाउन कंपनसेशन के लिए। और दूसरा है कि हम टेस्टिंग करने हमको जब फोर्स करने आते हैं सर, तो लोगों के क्या अधिकार है कि हम टेस्ट किस बेसिस पे रिफ्यूज़ कर सकते हैं। अभी बीएमसी भी सर्कुलर्स निकाल रही है और आई एम श्योर दूसरे म्युनिसिपल बॉडीज़ भी निकालेंगे कि आपको हमें फोर्सफुली टेस्ट करना ही है बिकॉज़ ओमाइक्रॉन का सर्ज आ रहा है वगैरह। ये रीज़न्स यूज़ करके वो लोग लोगों को डरा रहे हैं। तो लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में? हाँ, देखिए पहली चीज़ ना, एक जैसा प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। तो आप अंबर जी का और योहान जी का वो वाला वीडियो देख लीजिए कि उन्होंने बहुत बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत अच्छे से बता दिया था कि किस तरह से ये मतलब आरटीपीसीआर टेस्ट का झोल क्या है। अभी असिम्प्टोमेटिक जो लोग हैं, अभी आप 2 लोगों के स्टेटमेंट देखिए। एक है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी और दूसरे हैं दिल्ली के सीएम अपने अरविंद केजरीवाल जी। तो इनके दोनों के बारे में एक अपने गिरिजेश वशिष्ठ जी ने एक अच्छा वीडियो बनाया है। तो उसमें दोनों के पार्ट उन्होंने डाल दिए हैं कि उनके स्पीच के, उसमें दोनों कह रहे हैं कुछ नहीं है, ये असिम्प्टोमेटिक है, बहुत साधारण है। ओमाइक्रॉन जो आया है अभी, जो जो तीसरी लहर जो आई है, ये बहुत साधारण है। और इसमें 91% से ज़्यादा लोग, जैसा अभी कल का महाराष्ट्र का स्टेटमेंट है कि ये असिम्प्टोमेटिक है, कोई नहीं है। और जो बाकी की जो सिम्टम वाले भी वो भी माइल्ड है, मतलब और डेथ रेट तो 0 ही है। अब फिर हवा क्यों बनाया जा रहा है? अभी आप गौर कीजिए, इस देश के पूरे वर्ल्ड के टॉप के एक्सपर्ट्स ने क्या कहा, ओमाइक्रॉन ये हमारे लिए भगवान का, नेचर का, गॉड का, अल्लाह का ब्लेसिंग है। क्यों?
क्यों? इसलिए कि आप वैक्सीन देते हो तो क्या करते हो? एक वायरस को माइल्ड करके बॉडी में डालते हो, बॉडी को तैयारी करवाते हो कि आगे चल के ओरिजिनल वायरस आया, तो आप लोग उसको लड़ने के लिए तैयार रहोगे। ये होता है वैक्सीन जनरेटेड इम्यूनिटी, जो होती है बहुत कमज़ोर। लेकिन जिसको आप ओमाइक्रॉन क्या है? ये भी उसी वैक्सीन का माइल्ड पार्ट है, लेकिन वो ओरिजिनल है। वो पूरा बॉडी में आपका आकर चला जा रहा है, आपको छू के जा रहा है, जिससे आपके बॉडी में एंटीबॉडी तैयार हो रही है। तो वो है नेचुरल इम्यूनिटी। उसको इम्यूनिटी ड्यू टू इन्फेक्शन और कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द वायरस। ये इम्यूनिटी जो है वो वैक्सीन से 13 से 27 टाइम्स बेस्ट है, लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब वैक्सीन की इम्यूनिटी आपकी 3 महीने में खत्म हो जाती है, ऐसा ये कोविशील्ड का लैंसेट का रिपोर्ट है। और आप 27 डोज लोगे, 13 डोज लोगे वैक्सीन के बूस्टर डोजेस, उसमें भी जो नहीं आएंगी, वो इम्यूनिटी आएंगी आपका ये नेचुरल इन्फेक्शन से। वैक्सीन लेने से आपकी जान जा सकती है, ये ओमाइक्रॉन के इन्फेक्शन से आपकी जान बिल्कुल नहीं जाने वाली। कोई इसके साइड इफेक्ट अभी तक तो इन्होंने दिखाई नहीं, है ही नहीं और हो भी नहीं सकते। उसके कई रीजन है, लेकिन इनको हवा क्यों करने का है? हवा इसीलिए करने का है कि हजारों करोड़ का इसका कमीशन है, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे डॉक्टर हो। आप गौर करना कि कौन सी चीज को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। और हमारे ही पैसे टैक्स पेयर के, इधर आप महंगाई बढ़ाते जा रहे हो। लोगों को कहने का कि आपके लिए वैक्सीन फ्री है, और उधर पेट्रोल जो 60 रुपए में मिलना चाहिए वो पेट्रोल 110 रुपए में कर देने का। तो ये हमारा ही पैसा है, हमारे हमको लूट के, मतलब इधर का लूटने का उधर डालने का, और आपको बोलने का कि हम फ्री में दे रहे हो। और फ्री में क्या दे रहे हो आप लोग? हमारे मौत का सामान, हमारी जान धोखे में डालने की चीज। तो ये जो है आप लोगों को समझ लेने की जरूरत है। आप डर को छोड़ दीजिए। दूसरी चीज, अभी या तो उनको ये चीज करना है कि ये जितने साइंटिस्ट है, हमारे जो डोमेन एक्सपर्ट्स है, एम के संजीव राय जी से लेकर जो भी है, हमारे सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, ये सब लोग हैं। तो या तो तुम आप ये डिक्लेयर करो कि ये झूठे हैं, नहीं तो यार कम से कम थोड़ा शर्म रखो। ये लोगों को डराना बंद करो, और ये लोगों के जान से इससे खेलना बंद करो। अमीर आदमी को प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको लॉकडाउन और रखो, वो वैसा भी उसको लोगों से मिलना जुलना होता नहीं है। तो ऐसे कई लोग हैं। हाँ, कुछ सोशली मतलब टच वाले लोग हैं, वो कम लोग हैं, लेकिन उनका अपनी दुनिया चलती रहती है और उनके लिए कोई नियम रहते नहीं है। मतलब देखिए, कॉमन मैन के लिए क्या कहते हैं लोग? मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। और जितनी रैलियाँ हो रही है, चाहे अभी चंडीगढ़ में जो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, तो वो आए तो बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ये हज़ारों लोगों की रैली किए। यूपी में इतनी रैलियाँ हुई, सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ की, बीजेपी, एसपी सारी पार्टियों की रैली हुई। ना वहाँ किसी को तकलीफ हुई, ना किसी को डर था। अच्छा मुझे इतना बताइए, जो नेता चाहे मिनिस्टर हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, उसको अपने कार्यकर्ताओं की जान की चिंता नहीं है? जो उसके रैली में आ रहे हैं उसकी जान की चिंता नहीं है? चिंता है, लेकिन उसको मालूम है इसमें कुछ होने वाला है नहीं। तो फिर ये क्या कर रहे हैं? ये क्यों लगा रहे हैं? ये लोगों को गुलाम बनाने का और बड़ा जो लार्जर प्लान है, उसका एक पार्ट है। इनको ये इधर ये रखना है और गरीबों को और गरीब करना है। अब यार जो व्यक्ति बेचारा दिन भर काम करेगा तब उसके घर में चूल्हा जलेगा, क्यों उसकी रोजी रोटी पे तुले हो? अब ये इमोशनल अपील हो गई एक तरफ। अब मैं लॉ की लैंग्वेज में बात करता हूँ। जिस लॉ के तहत ये लोग ये ला रहे चीजें कि लॉकडाउन, ये दुकान बंद, ये जो भी रूल ला रहे हैं, नाइट कर्फ्यू भी तो सारे दुनिया में हंसी उड़ाई गई इनकी, कि जैसा इनका एग्रीमेंट है वायरस से कि दिन में आता है रात में नहीं आता है, इलेक्शन के समय नहीं आता है। ये जो भी है ठीक है, तो एक्चुअली मजाक बना लिया इन्होंने। लॉ की बात करता हूँ। एपिडेमिक एक्ट, महामारी अधिनियम 1897, जिसके सेक्शन 2 के तहत, और बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, आपत्ति निवारण कानून 2005, इसके तहत ये लोग बोलते हैं कि हम ये मेजर्स ले रहे हैं। उसी एक्ट में स्पेसिफिक लिखा है कि अगर आपने महामारी को रोकने के लिए, इसके बीमारी को प्रसार रोकने के लिए कुछ आपने निर्बंध किए,
उसके कुछ उपाय योजना आपने की, तो उसके साथ उसके ऊपर की लाइन है और उसके नीचे के लाइन में क्लियर लिखा है कि आपने उपाय योजना कर सकते हो, और अगर आपने की तो उस व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति का जो कोई नुकसान हो रहा है, उसको जो भी कोई उसके धंधे का, बिजनेस का, घर का, प्रॉपर्टी का जो भी नुकसान होता है, उसका कॉम्पेंसेशन का व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की है, उस अधिकारी की जो ये ऑर्डर दे रहा है। और ये बात हवा में नहीं है, क्योंकि 1897 में जब कानून आया था तब क्या था, पूना में प्लेग आया था। तो पूना में जब प्लेग आया था तो उसमें ब्रिटिश लोग तब तो अंग्रेजों की सरकार थी जिसको हम हमारा दुश्मन मानते हैं, तो वो लोग भी जब कानून लाया तो जब वो क्या करते थे कि जब प्लेग फैलता है तो प्लेग का फैलना वो रोकने के लिए चूना मारते थे, लाइम वॉश। तो वो जिस घर में मारते थे, दीवार जैसा चूहे का बिल दिखा उसको पैक करने का, घर में जो भी तोड़ फोड़ करते थे, किसी का दुकान में का ये करते थे, तो उसकी रोजी रोटी जो गई, उसका पूरा नुकसान उसको ऑन स्पॉट दिया जाता था और वो काम किया जाता था। तो ये मैंडेटरी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए, केंद्र सरकार के लिए, जो भी ये नियम लाएंगे तो उनके लिए ये मैंडेटरी है कि ये उसके कॉम्पेंसेशन की व्यवस्था करें। इसका फॉर्म जो है, अंबर जी का बहुत अच्छा वीडियो है इस पे, आप वो देख लीजिए। तो बस वैसा फॉर्म भर के दे दीजिए। आप बोलना आपको कितना लॉकडाउन लगाना है, एक तो लॉकडाउन लगाने का अधिकार ही नहीं है, और लॉकडाउन कोई साइंटिफिक नहीं, लॉकडाउन से कुछ कुछ नहीं होता है। ये एयरसोल वायरस है, ये कहीं पे भी फैल सकता है, लेकिन अभी डेंजर है ही नहीं। तो और एक देखो, ये क्या बोलते हैं, टेस्टिंग किए तो पता चला कि ये पॉजिटिव है, मतलब तब तक तो फैला के आ ही गया ना सब जगह। तो आप जिसका टेस्टिंग नहीं किया तो वो फ्री घूम ही रहा है। आपका अगर थियरी हमने माने तो इनके जो है ना ये इलॉजिकल जो लॉजिक्स है ना, तो इसको अभी जिसको मानना है माने, हम तो बेवकूफ है नहीं। तो इनको जो नियम लगाना है इन्होंने लगाने के इलॉजिकल। अगर सेक्शन 2 के तहत आप लॉकडाउन लगा रहे तो सेक्शन 2 के उसी उसी सेक्शन 2 के तहत हर आदमी को कॉम्पेंसेशन देने का, बाद में आपको क्या करना है करने का। अब रहा विषय टेस्ट का। आरटीपीसीआर टेस्ट कोई मैंडेटरी नहीं है, इसका कोई लॉ ही नहीं है, ये अपने ही सर्कुलर निकालते हैं। इनके सर्कुलर के बेस पे कॉमन मैन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं किया जा सकता। एक स्वस्थ आदमी को अधिकार है कि वो, आप इसका एम्स का भी आरटीआई में जवाब आया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट मैंडेटरी नहीं है, और आरटीपीसीआर टेस्ट के बेस पे किसी को भी क्वारंटाइन नहीं किया जा सकता। पोर्तुगल कोर्ट ऑफ अपील का बहुत बढ़िया जजमेंट है। उस जजमेंट के बेस पे आप यहाँ कोई भी लोकल मजिस्ट्रेट में सीआरपीसी के प्रोविजन है, उसके तहत में आप ऑर्डर ले सकते हो कि इसको क्वारंटाइन से छोड़ो, क्योंकि पोर्तुगल कोर्ट ने क्लियर लिख दिया कि आरटीपीसीआर टेस्ट का फॉल्स पॉजिटिव रेट 97% है। तो वो उसके आधार पे जब तक उस व्यक्ति के लक्षण नहीं देख लेंगे डॉक्टर, और डॉक्टर नहीं कहेगा कि इसको क्वारंटाइन होने की जरूरत है, तब तक उस व्यक्ति को क्वारंटाइन नहीं किया जा सकता। ऐसा स्पेसिफिक जजमेंट है। आप कंसर्न अधिकारी को आईपीसी 220 और सेक्शन 341, 342 ऐसे कई सेक्शन है जिसके तहत आप उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन कर सकते हो। इवन 166 भी लगा सकते हो, क्योंकि ये लॉ आपका ये है ही नहीं। आपने लॉ कहाँ बनाया, ये तो आपकी सर्कुलर्स है। और गुवाहाटी हाई कोर्ट का बहुत सुंदर जजमेंट है, एक री दिनथर का जजमेंट है और एक मदन बिल्ली का जजमेंट है। दोनों जजमेंट आप पढ़ लेना, उसमें क्लियर लिखा है किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का आपको अगर उस पर रिस्ट्रिक्शन लाना है तो आपको लॉ बनाना पड़ेगा। ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इनके आदेश के बेस पे आप उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं कर सकते, उस पर आप अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। उसका फ्री टू मूव, राइट टू मूव, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको कहीं भी घूमने का अधिकार है, तो आप उसको रोक नहीं सकते। आप ऐसे ये आपके सर्कुलर जो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऑर्डर्स जो है, एग्जीक्यूटिव सर्कुलर इज नॉट द लॉ करके क्रैश किया है हाई कोर्ट ने, वो भी आप उसका आधार ले सकते हो इन अधिकारियों को प्रोसिक्यूट करने के लिए। और लास्ट में मैं खाली एक मैसेज देना चाहूँगा सारे पेरेंट्स के लिए। आप लोग अपने आप के लिए तो खड़े नहीं हो पाए जब हम पे वैक्सीन फोर्स किया गया था, बट अभी बच्चों पे बात आ गई है तो प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए, बिकॉज आप ऐसे नहीं चाहते कि जैसे अभी जो पेरेंट्स हैं जिनकी बच्चों की मौत हुई है टीका लेने के बाद, जैसे कि ऋतिका है और करुण्या है,
आपको खाली जाके देखने की ज़रूरत है कि उन पेरेंट्स को कितना रिग्रेट है, उनको बच्चों को टीके देने के बाद, बिकॉज़ उनको नॉलेज नहीं था और वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनके बच्चों की जान चली गई। तो ये आपका बच्चा भी हो सकता है फ्यूचर में, और आप ऐसे मतलब डिसीजन लेने के पहले प्लीज़ अपना रिसर्च कीजिए। हमने काफ़ी सारा रिसर्च आपके लिए अवेलेबल करके दिया है, और आपके पास अभी काफ़ी रीज़न है डाउट करने के लिए कि सरकार में जो लोग ये एडवाइस दे रहे हैं ये सब गलत है। हमें, जैसे सर ने बोला, लास्ट 1-2 साल से बोला जा रहा है कि टीका पूर्णतः सुरक्षित है, प्रभावी है वगैरह, बट अभी गवर्नमेंट की खुद की ईएफआई कमिटी एडमिट कर रही है कि इससे लोग मरे हैं। तो वो लोग डेफ़िनिटली गलत थे, तो आपको अभी अपने बच्चों के लिए सोचने की ज़रूरत है, वो एक बात है। बाकी सारे कार्यकर्ताओं के लिए अभी काफ़ी लोग हड़बड़ा गए फिर से, बिकॉज़ थर्ड वेव, थर्ड लॉकडाउन की बात चल रही है। तो अभी प्लीज़ आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होइए, मतलब हमें काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि एम क्या कर रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो? पर ये हमारा ज़िम्मेदारी नहीं है खाली, हम जो मतलब कुछ लोग यहाँ पे ऑफ़िस में बैठ के काम करते हैं, ये हमारा मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमें सब चीज़ बैठ के यहाँ पे सॉल्व करनी है, हम सबको साथ में मिलके करना है, और हम जितना हमारा ज़िम्मेदारी है उतना आपका भी ज़िम्मेदारी है। तो हम लोग जो बोलते हैं आपको, नेटवर्क करो, ग्राउंड लेवल पे रेजिस्टेंस बनाओ, कंपनसेशन भरने को बोला है तो कंपनसेशन जाके फाइल करो। ऐसे बहुत सारे एक्शनेबल्स आप लोग को दिए हैं जो आप लोग कर सकते हो। तो जितने ज़्यादा संख्या में हम सब करेंगे उतनी ज़्यादा ये समस्याएँ नीचे जाएगी और हमारी जीत होगी फ्यूचर में। तो बस मैं वही नोट पे वीडियो एंड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। राइट। मेरी बेटी डॉक्टर स्नेहल लुनावत एमडी डेंटल डॉक्टर थी और सीनियर लेक्चरर भी थी, मेडिकल कॉलेज में सीनियर लेक्चरर भी थी। उसने 28 जनवरी को कोविशील्ड वैक्सीन लिया। 28 जनवरी को कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद उसको 7 तारीख को उसको थोड़ी तकलीफ यानी उसको हेडेक और वोमिटिंग हुई। तो डॉक्टर ने उसका सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन में उसको ब्रेन में ब्लडिंग, क्लॉटिंग और साथ साथ में प्लेटलेट्स भी कम हो रहे थे। ये उन्होंने तुरंत ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने 3 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन में रहा। 3 दिन ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद भी उसकी बॉडी ने कोई सपोर्ट किया नहीं। तो फिर हमने उनसे पूछा कि भाई इसके बॉडी में ऐसा, उसके बाद वो इसके बॉडी में ऐसा क्या गया है जो वो इसको ये हो सकता है। तो बोले हम सब टेस्टिंग करवा रहे हैं। तो 15 दिन तक लगातार टेस्टिंग करवाते रहे। 15 दिन की टेस्टिंग में कहीं भी कुछ निकला नहीं, सारे टेस्ट उसके नॉर्मल आए। नॉर्मल आने के बाद फिर हमने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर बोलते ये कोविड वैक्सीन लिया इसलिए इससे भी इसको ये तकलीफ हो सकती है। फिर हमने इसकी ऑपरेशन के तीसरे ही दिन हमने सीरम इंस्टीट्यूट को इसकी सारी केस हिस्ट्री भेज दी थी। तो हमने उनसे पूछा भी था कि आपके पास कोई ट्रीटमेंट है तो बताओ, और इसके आगे भी हमारे साथ जो हुआ तो और किसी के साथ नहीं है तो आपको है तो बताओ। तो उन्होंने बताया कि इसको कोई इंसिडेंट समझो, इसमें कोई हमारे पास कुछ है नहीं। तो उनकी तरफ से कोई जवाब आया नहीं। तो वैक्सीन लेने मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन लेने के पहले इसमें के जो कंटेंट है वो किस बॉडी को सूट होते हैं या किस बॉडी को सूट नहीं होता है, ये पैथोलॉजी टेस्ट होने के बाद पता चलते। तो हर इसकी पैथोलॉजी टेस्ट होनी चाहिए और उसके बाद ही ये लेना चाहिए। और मेरी सबसे आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट जो ये छोटे बच्चों के लिए 18-20 साल वाले बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट वैक्सीन निकाल रही है, तो वैक्सीन भी ये बहुत सोच समझ के जांच पड़ताल करके देनी चाहिए। मैं कई यंग जनरेशन की मृत्यु हो रही है वैक्सीन की वजह से। और मेरी आप सबसे ये विनती है कि मैंने मेरी होनहार अनोखी बेटी को खोया है। ऐसा समय और किसी में नहीं आए। आप सब सजग रहे।